नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के सहयोगी चैनल द गुरु एकेडमी पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूजीसी नेट की परीक्षा हो गई। अब यूपीएचईएससी की परीक्षा के लिए, यूपीएचईएससी के लिए यानी हायर के लिए जो प्रथम प्रश्न पत्र है, उस प्रथम प्रश्न पत्र पर जो आप लोगों को प्रतिदिन टेस्ट सीरीज दी जा रही थी, वह टेस्ट सीरीज पुनः चालू कर दी गई है। यूजीसी नेट के लिए भी टेस्ट सीरीज कल से मिलना शुरू हो जाएगा आप लोगों को। तो चैनल पर जो भी नए लोग हैं, पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और बहुत सारे वीडियो पब्लिश हैं जिसे आप देख सकते हैं। आज यह यूपीएचएससी की जो टेस्ट सीरीज दी गई है, 16वीं टेस्ट सीरीज है। प्रतिदिन टेस्ट सीरीज दी जाती है। 50 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज उपलब्ध 30 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराई जाती है आप लोगों को। तो ये उसी क्रम में देखते हैं। वैसे उत्तर एक साथ आप लोगों को भेज दिया जाता है। तो यहाँ पर वर्ष 2023 का 33वां सम्मान किसे दिया गया? ज्ञान चतुर्वेदी को, महिमा सिंह को, पुष्पा भारती को, शिव कुमार शुक्ल को। आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सी, पुष्पा भारती को। पुष्पा भारती का जो संस्मरण है, यादें यादें और यादें, उसी के लिए दिया गया। वैसे 32वां व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया था उनके उपन्यास पागलखाना के लिए। पुष्पा भारती की और भी रचनाएं हैं। जो साहित्य के विद्यार्थी हैं वो सभी लोग जानते ही होंगे, और हमारे पास साहित्य के ही विद्यार्थी जुड़े ही हुए हैं सभी लोग। पुष्पा भारती का संस्मरण यादें यादें और यादें के अलावा और भी एक है, प्रेम पियाला जिन पिया। क्योंकि आप जानते हैं जो बहुचर्चित रचना होती है या जिस पर पुरस्कार दिया जाता है, उस रचनाकार के बारे में या रचनाकार की अन्य रचनाएं परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। या हाल ही में जिस प्रमुख रचनाकार का देहांत हुआ होता है, उसकी रचनाएं भी पूछ ली जाती हैं। तो इस पर जरूर ध्यान दें। व्यास सम्मान जो दिया गया, 33वां व्यास सम्मान पुष्पा भारती को, इनका संस्मरण है यादें यादें और यादें जिस पर दिया गया। लेकिन इसके अलावा प्रेम प्याला जिन पिया, यह भी संस्मरण पुष्पा भारती का है। पुष्पा भारती का की जीवनी जो लिखा है वह अमिताभ आख्यान करके है। शीर्षक है अमिताभ आख्यान। जीवनी जो लिखा वो पुष्पा भारती ने लिखा। इनके कहानी संग्रह में आप देखेंगे 2.5 अक्षर प्रेम के कहानी संग्रह है पुष्पा भारती का। तो इस तरीके से आप इसे ध्यान रखें। मान लिया इनका यात्रा वृत्तांत पूछ लिया जाए तो सफर सुहाने यात्रा वृत्तांत पुष्पा भारती का है। तो ऐसी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में यूनेस्को ने किस नृत्य को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है? आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ए, गरबा को शामिल किया गया है। फोर्ब्स 2023 विश्व की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? उत्तर हो जाएगा बी, 4। निर्मला सीतारमण है, किरण मजूमदार हैं, सोमा मंडल हैं, रोशनी नागर मल्होत्रा हैं। तो परीक्षा में आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि कौन शामिल है, नाम लेकर पूछा जा सकता है। और यहाँ पर मैंने दिया है कि कौन कितने शामिल हैं। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है 49वां। गजराज सुरक्षा तकनीकी किससे संबंधित है? तो रेलवे दुर्घटना से संबंधित है। रेलवे दुर्घटना को कंट्रोल करने के लिए गजराज सुरक्षा तकनीकी प्रारंभ की गई। किसी उत्पाद के जीवन चक्र का आकलन मुख्यतः यह ध्यान में रखकर किया जाता है। तो क्या ध्यान में रखकर किया जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर निस्तारण। कुल 30 प्रश्न हैं। और अगर आपको भी टेस्ट सीरीज चाहिए, आप भी यूपीएचएससी के लिए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो इस नंबर पर आप संपर्क कर लें। प्रतिदिन आपको 30 प्रश्नों की सीरीज मिलती रहेगी। तो इससे ये होगा कि चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगे। पूरा सिलेबस जो इकाई दी गई है
6 इकाई, हर इकाई से लगभग प्रश्न दिए जाते हैं। कभी किसी इकाई से ज़्यादा होता है, कभी किसी इकाई से कम होता है। तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। या यूजीसी नेट के लिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं, यूजीसी नेट हिंदी के लिए, या आप छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जुड़ना चाहते हैं, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के लिए जुड़ना चाहते हैं, या उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के लिए जुड़ना चाहते हैं, तो भी आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जब एक उत्तरदाता की स्वयं को मापे जाने की जानकारी होती है तो उसके व्यवहार पर इसके प्रभाव को क्या कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा बी, प्रतिक्रियात्मकता कहा जाता है। सर्वाधिक आसान अभिवृत्तिक स्केल जो एक समकालिक कोटि निर्धारण स्केल होता है उसे क्या कहा जाता है? प्रश्न संख्या 8 देखें, उत्तर हो जाएगा बी, लिकर्ट स्केल। किस प्रकार के मूल्यांकन में अधिगमकर्ता की कमियों और कठिनाइयों की पहचान पर बल दिया जाता है? उत्तर हो जाएगा सी, नैदानिक मूल्यांकन। वैसे एक चीज़ आप लोगों को जरूर बता दें, कल इसी चैनल पर आप देखेंगे कि शिक्षण अभिवृत्ति के उद्देश्य, शिक्षण अभिवृत्ति की अवधारणाएं, शिक्षण का स्तर, विशेषताएं और मूल अपेक्षाएं, इस पर आधारित आपको वीडियो लेक्चर भी आपको मिलेगा जो कि पब्लिश किया जाएगा। वो सभी के लिए है, चाहे आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएचएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी के लिए रहेगा। तो कल वीडियो पब्लिश होगा, ध्यान रखिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मूल्यांकन योजना के अवयव में कौन शामिल नहीं है? आपका उत्तर हो जाएगा डी, प्राधिकार शामिल नहीं है। शिशुओं में जो ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है, यह रोग किसके कारण होता है? तो जल में नाइट्रेट के कारण। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है वो जल में नाइट्रेट के कारण होता है। निम्न ऊर्जा स्रोतों में किसका प्रति एकल द्रव्यमान ऊर्जा अंश सबसे कम होता है? तो जैव पदार्थों का होता है। अगला प्रश्न है, सोलर पॉन्ड्स यानी सौर तालाब की विशेषता क्या नहीं है? पेयजल उत्पन्न करते हैं, ताप ऊर्जा संग्राहक है, गर्म पानी उत्पन्न करते हैं, ऊर्जा ह्रास रोकने के लिए लवण प्रवणता का उपयोग करते हैं। तो जब सोलर पॉन्ड्स है तो सोलर पॉन्ड्स में पेयजल उत्पन्न करने की कोई बात ही नहीं है। भाई ताप ऊर्जा है, गर्म पानी उत्पन्न करेगा, ऊर्जा ह्रास रोकने के लिए लवण प्रवणता का उपयोग करेगा, पेयजल उत्पन्न करते हैं, गलत है। सौर ऊर्जा के उपयोग द्वारा उत्पन्न की गई हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है हरित हाइड्रोजन। ऐसे ही किस प्रकार के विद्युत ऊर्जा संयंत्रों में टरबाइन की आवश्यकता नहीं होती है? आप हर जगह टरबाइन सुने होंगे। भूतापीय ऊर्जा की बात आती है तो वहां भी टरबाइन लगा होता है, नाभिकीय ऊर्जा की बात होती है तो भी टरबाइन लगा होता है, जलीय ऊर्जा की बात होती है वहां भी टरबाइन होता है। लेकिन आप सोलर प्लांट्स अगर लगाते हैं तो वहां पर टरबाइन की आवश्यकता नहीं होती है। अरस्तु द्वारा निर्धारित संप्रेषण के तत्वों का सही क्रम क्या होगा? तो यह क्रम से ही दिया गया है, पहले वक्ता है, फिर उसके बाद में भाषण, फिर अवसर, फिर श्रोता और उसके बाद प्रभाव। व्यक्तियों के बीच संप्रेषण की संगतता किसमें सन्निहित होती है? आपका उत्तर हो जाएगा सी, तदनुभूति। अगला प्रश्न है, संप्रेषण में व्यक्ति के कथन का अभिप्राय निम्न में से किसमें है? उत्तर हो जाएगा बी, किसी संदेश पर अभियांत्रिक अनुक्रिया द्वारा। संगठनात्मक संचार किस प्रकार का होता है? तो यह संगठनात्मक जो संचार होता है यह होता है प्रायोगिक। कैसा होता है? प्रायोगिक होता है। एक अव्यक्त व्यावसायिक समझौते में संप्रेषण क्या होता है? उत्तर हो जाएगा डी, विस्तृत। अब जो आपके पाठ्यक्रम में इकोनॉमिक्स का पोर्शन लगा है, अर्थव्यवस्था का पोर्शन लगा है, वहां से आप देखें रेपो रेट के बारे में पूछा गया कि रेपो रेट के बारे में क्या सही नहीं है, यानी क्या गलत है। इस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराता है। यह पुनर्क्रय विक्रय का संक्षिप्त रूप है। इसके तहत आरबीआई
अनुसूचित बैंकों की साख सृजन क्षमता को प्रभावित करता है। इस दर के बढ़ने से बैंकों के साख सृजन क्षमता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है। पहला गलत होगा, क्योंकि आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालिक नहीं अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराता है, ना कि दीर्घकालिक। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? उत्तर हो जाएगा बी 1982। वाणिज्यिक बैंक के तहत किस प्रकार के बैंक नहीं आते हैं? तो वाणिज्यिक बैंक में निजी क्षेत्र के बैंक आएंगे, विदेशी बैंक आएंगे, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आएंगे, लेकिन राज्य सहकारी बैंक नहीं आएंगे, क्योंकि यह सहकारी बैंक है, ये वाणिज्यिक बैंक नहीं है। नाम से ही आप देखिए कि वाणिज्यिक बैंक नहीं होता है, सहकारी बैंक अलग ही होता है। तो इसका डी हो जाएगा। मीरा सेठ समिति का संबंध किससे है? मीरा सेठ समिति का संबंध है कि जो समितियां जो होती हैं, इन समितियों पर आधारित परीक्षाओं में खूब प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी समिति किससे संबंधित है। समितियों को मिलाने वाले प्रश्न भी आप देखेंगे कि परीक्षा में खूब पूछा जाता है कि कौन सी समिति किससे संबंधित है। तो यहाँ पर जो पूछा गया है वो पूछा गया है आपसे मीरा सेठ समिति। मीरा सेठ समिति किससे संबंधित है? आपका उत्तर हो जाएगा हथकरघा, हथकरघा उद्योग। बाकी जो बेरोजगारी अनुमान है, दांतेवाला समिति इससे संबंधित है। दांतेवाला चीनी उद्योग की अगर बात करें तो चीनी उद्योग से संबंधित है महाजन समिति। भुगतान संतुलन की अगर बात करें तो रंगराजन समिति। तो इस तरीके से इन समितियों का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि परीक्षा में समितियां भी पूछी जाती हैं। भारत की कार्यपालिका के तहत कौन नहीं आता है? तो इसमें गृह मंत्री नहीं आते हैं। जो कार्यपालिका होती है हमारी, वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मिलकर बनी होती है। भारतीय संविधान में कुल मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में कुल मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। ऐसे सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अब कई लोग जो उत्तर प्रदेश के होंगे वो सोचेंगे इसमें उत्तर प्रदेश तो विकल्प में नहीं है, जबकि सुल्तानपुर जिला उत्तर प्रदेश में है, लेकिन जिला सुल्तानपुर जरूर है उत्तर प्रदेश में। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो होगा यह आपका है हरियाणा में। भारत की सबसे बड़ी जो जनजाति है वो सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भील जनजाति सबसे बड़ी है। निम्न में से किसकी लंबाई सबसे अधिक है? तो नेपाल हिमालय की लंबाई सबसे अधिक है। अगला प्रश्न जो दिया गया, अंतिम प्रश्न कि निम्न में से किस दो में समानता है? तो माउस और ट्रैकबॉल में समानता है। जो ट्रैकबॉल होता है वो भी माउस के तरीके से काम करता है। अगर 3 दे दिया जाए तो जॉयस्टिक भी इसमें शामिल होगा। माउस, ट्रैकबॉल, जॉयस्टिक, ये तीनों लगभग एक ही तरीके से काम करते हैं। तो यहाँ पर जो विकल्प दिया गया माउस और ट्रैकबॉल, ये आपका उत्तर सही होगा। बाकी कंपटीशन एकेडमी पर जाइए। कंपटीशन एकेडमी पर आज की टेस्ट सीरीज का वीडियो पब्लिश किया जा रहा है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। हिंदी भाषा के विकास पर आधारित प्रश्न है। तो हम लोग फिर मिलेंगे ऐसे ही महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज में। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि जो भी अन्य कैंडिडेट हैं उन्हें भी इसका लाभ मिल सके।